अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्यों की मान्यता का हमारा चौथा भाग आज हमारा चौथा भाग रहेगा। और इसकी हम जो शुरुआत है, उसका जो प्रारंभ है, हम राज्य प्रतिरोध की मान्यता से करते हैं। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि आगे हम राज्य प्रतिरोध की मान्यता और युद्धमान की मान्यता है, उन पर चर्चा करेंगे। तो राज्य प्रतिरोध की मान्यता, राज्य प्रतिरोध की मान्यता से क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है? राज्य प्रतिरोध से हमारा तात्पर्य किसी देश के राजनीतिक विद्रोह से है। राज्य प्रतिरोध से तात्पर्य किसी देश के राजनीतिक विद्रोह से है। केल्सन कहते हैं, राज्य प्रतिरोध के लिए गृह युद्ध का होना आवश्यक है। वास्तव में राज्य प्रतिरोध शांति तथा युद्धमान के बीच की स्थिति है। ये ध्यान रखें, राज्य प्रतिरोध है वो शांति तथा युद्धमान के बीच की स्थिति है। लाटरपेट के अनुसार यदि कोई राज्य के प्रतिरोधियों को मान्यता प्रदान करता है तो इसका अर्थ ये है कि वह राज्य उन विद्रोहियों को विधि का उल्लंघन करने वाला नहीं मानता है तथा वह उनसे नियमित अस्थायी रूप से संबंध स्थापित करता है। यानी मान लो कोई एक राज्य है और उसके प्रतिरोधी हैं और उनको कोई दूसरा राज्य मान्यता प्रदान करता है, तो ये होता है कि वह राज्य उन विद्रोहियों को विधि का उल्लंघन करने वाला, उसकी नज़र में वो विधि का उल्लंघन करने वाले नहीं हैं और वह उनसे नियमित अस्थायी रूप से संबंध स्थापित करता है। राज्य प्रतिरोध राज्य के विद्रोहियों तथा वहाँ की स्थापित सरकार के बीच का युद्ध है। राज्य प्रतिरोध राज्य के विद्रोही, एक पक्ष तो राज्य का विद्रोही हो गया और दूसरा पक्ष हो गया वहाँ की स्थापित सरकार। तो राज्य प्रतिरोध राज्य के विद्रोहियों और वहाँ की स्थापित सरकार के बीच का युद्ध है। इस प्रकार के राज्य प्रतिरोध में विद्रोही नागरिक स्थापित सरकार को बदलने का प्रयास करते हैं। राज्य प्रतिरोध की मान्यता का परिणाम आंशिक रूप से संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय रूप देना होता है। राज्य प्रतिरोधियों को मान्यता प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध नहीं है, ये ध्यान रखें। तो राज्य प्रतिरोध की जो मान्यता है उसके आवश्यक, हमने राज्य प्रतिरोध को समझा। अब राज्य प्रतिरोध की मान्यता, उसके लिए क्या आवश्यक तत्व हैं तो उनकी हम बात करें। जैसे भूमि के यथेष्ट भाग पर नियंत्रण होना, मतलब राज्य प्रतिरोधियों को मान्यता प्रदान करने के लिए कौन से तत्व उनके पास होने आवश्यक हैं। तो पहली बात, भूमि के यथेष्ट भाग पर नियंत्रण होना, उस भूमि के रहने वाले निवासियों का विद्रोहियों को समर्थन होना, और तीसरी बात, राज्य प्रतिरोधियों में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की इच्छा तथा उसे पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस राज्य प्रतिरोध की जो मान्यता है, इसके क्या प्रभाव हैं उनकी भी हम बात करें। राज्य प्रतिरोध की मान्यता के मुकाबले में युद्धमान का कम महत्व होता है, परंतु इसके निम्नलिखित दो प्रभाव आते हैं। पहला, राज्य प्रतिरोधियों को यदि मान्यता प्रदान हो जाती है तो वह समुद्री डाकू नहीं माने जाते हैं। और दूसरा, युद्ध के नियम उन पर लागू होते हैं। राज्य प्रतिरोध की मान्यता के प्रभाव के विषय में भी हालांकि थोड़ा मतभेद है, परंतु केल्सन ने लिखा है कि लगभग सभी विधिशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि युद्ध तथा तटस्थता के अंतर्राष्ट्रीय नियम उन पर लागू हो जाते हैं तथा जिस देश पर उनका आधिपत्य है उनके संबंध में किसी भी घटना के प्रति उनका उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। तो ये रहा हमारा राज्य प्रतिरोध की मान्यता। अब हम बात करते हैं युद्धमान की मान्यता। युद्धमान की मान्यता को अवैध तथा शत्रुपूर्ण माना जाता है यदि उसमें निम्नलिखित तत्व नहीं हो तो। पहली, सशस्त्र संघर्ष एक सामान्य रूप से फैला होना चाहिए। विद्रोहियों का राष्ट्र की भूमि के यथेष्ट भाग पर नियंत्रण और शासन होना चाहिए। शस्त्रयुक्त संघर्ष एक जिम्मेदार सत्ता के अंतर्गत होना चाहिए तथा युद्ध के नियमों को माना जाना चाहिए। संघर्ष इस हद तक पहुंचना चाहिए कि दूसरे देशों के लिए आवश्यक हो जाए कि वे लड़ने वाले पक्षकारों के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। युद्धमान की मान्यता विधि का नहीं वरन नीति का प्रश्न है। ये मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के हितों पर निर्भर करती है। एक तरह से युद्धमान स्थिति इस विधिक लक्ष्य की अभिस्वीकृति है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए राज्य के दो दलों में संघर्ष है। तो इस मान्यता के क्या प्रभाव हैं, क्या परिणाम होते हैं, युद्ध मान्यता के क्या परिणाम हैं। जैसे जिस दिन से मान्यता प्रदान की जाती है उसी दिन से अंतर्राष्ट्रीय विधि के युद्ध संबंधी नियम लागू हो जाते हैं। दूसरी बात, संघर्ष का एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत लड़ने वाले पक्षकारों को कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और तीसरी बात,
मान्यता प्रदान करने वाले राज्य तथा संघर्ष करने वाले पक्षकारों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हो जाते हैं। एक चीज़ और है, राज्य की मान्यता और सरकार की मान्यता में क्या अंतर है। ये कई बार आती है, एक तो होता है राज्य की मान्यता और एक होता है सरकार की मान्यता। किसी राज्य को मान्यता तभी प्रदान की जाती है जब उसमें राष्ट्रत्व के आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। किसी राज्य को मान्यता प्रदान करने का अर्थ ये होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य मान लिया जाता है, परंतु राज्य की मान्यता तथा राज्य की सरकार की मान्यता में अंतर है। एक बार यदि किसी राज्य को मान्यता प्रदान की जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य बन जाता है। इस मान्यता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये निर्णय लेता है कि मान्यता दिए जाने वाले राज्य में राष्ट्रत्व के आवश्यक गुण हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के योग्य है। परंतु जहाँ तक राज्य की सरकारों की मान्यता का प्रश्न है, ये मान्यता तथ्यों तथा परिस्थितियों पर आधारित होती है। जैसे किसी राज्य में गृह युद्ध तथा क्रांति होती है और वहाँ की सरकार बदल जाती है। ऐसी परिस्थिति में दूसरे राज्यों को निश्चय करना पड़ता है कि वह सरकार को मान्यता दें अथवा नहीं, परंतु राज्यों को मान्यता उनकी नज़र में पहले से वो दे चुके हैं। यदि राज्यों की सरकार में परिवर्तन संवैधानिक तरीकों से और शांतिपूर्ण होता है तो मान्यता दूसरे राज्यों द्वारा साधारण रूप से मिल जाती है, परंतु जब शक्ति के आधार पर या विद्रोह विप्लव के आधार पर परिवर्तन होता है तो दूसरे राज्य देखते हैं कि ऐसी सरकार को वहाँ जनता का समर्थन प्राप्त है या नहीं। इसके अतिरिक्त ऐसी सरकार के स्थायी होने के कितने आसार हैं, कितने लक्षण हैं या नहीं। जब दूसरे राज्य संतुष्ट हो जाते हैं कि नई सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त है, उसमें स्थायित्व आएगा, तो वह स्थायी सरकार हो सकती है, तो वह ऐसी सरकार को मान्यता प्रदान कर देते हैं। साधारणतः ये देखा जाता है कि नए राज्य की मान्यता के साथ ही उसकी सरकार को भी मान्यता प्रदान कर दी जाती है। जैसे बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश के मामले में अधिकतर राज्यों ने बांग्लादेश राज्य को और वहाँ की सरकार को एक साथ ही मान्यता प्रदान कर दी थी। एक विधि शास्त्री हैं कॉर्बेट, उनका एक मत है, उसकी चर्चा हम करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य की मान्यता तथा सरकार की मान्यता भिन्न है। राज्य की मान्यता में ये स्वीकार किया जाता है कि नए राज्य में राष्ट्रत्व के गुण हैं, परंतु सरकार की मान्यता में इस बात का निर्णय होता है कि कौन उस राज्य की ओर से कार्य करने या प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी है। इस विषय में राज्य किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते हैं तथा उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है किसी सरकार को मान्यता दें अथवा नहीं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण चीन है। अधिकतर देश चीन को एक राज्य के रूप में स्वीकार करते थे, परंतु उन्होंने चीन की मुख्य भूमि पर चीन की साम्यवादी सरकार को अनेक वर्षों तक मान्यता प्रदान नहीं की। अतः कॉर्बेट ने यहाँ सुझाव दिया है कि इस विषय में निर्णय संयुक्त राष्ट्र पर छोड़ देना चाहिए। वे समितियाँ जो सामान्य सभा तथा सुरक्षा परिषद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के परिचय पत्र को देखती हैं तथा उनका अनुमोदन करती हैं, उन्हीं पर यह निर्णय छोड़ देना चाहिए कि किसी राज्य का वैध प्रतिनिधि कौन है। यहाँ जेसप ने सुझाव दिया है कि किसी नए राज्य के राष्ट्रत्व के विषय में सामूहिक निर्णय होना चाहिए। जब तक इस विषय में संयुक्त राष्ट्र कोई घोषणा नहीं करता है, सदस्य राज्यों को नए राज्यों को मान्यता नहीं प्रदान करनी चाहिए। इस संबंध में घोषणा संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जा सकती है। और कॉर्बेट भी इस मत से सहमत हैं जो जेसप ने सुझाव दिया है। सरकार की मान्यता की हम बात करें तो उसके 3 मुख्य कार्य होते हैं। केवल ऐसी परिस्थिति वाली सरकारों को ही राज्यों को की सरकार स्वीकार किया जाता है। दूसरी, नई सरकारों को यह आश्वासन होता है कि अन्य राज्य भी उनकी परिस्थिति का आदर करेंगे। और तीसरा, मान्यता देने वाले राज्य के न्यायालय, सरकारी एजेंसियां तथा राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों को सूचना मिलती है कि विशिष्ट प्रशासन ही उक्त राज्य की सरकार है। एक छोटी सी बात और है कि क्या मान्यता प्रदान करने के विषय में राज्य का कोई कर्तव्य है? जो राज्य हैं उनका कोई कर्तव्य है? तो लाटरपेट के अनुसार यदि किसी नए राज्य में राष्ट्रत्व के गुण हों तो अन्य राज्यों का एक कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसे राज्य को मान्यता प्रदान करें। और राष्ट्रीयता क्या है? जो राष्ट्रीयता के गुण हो, तो राष्ट्रीयता के आवश्यक गुण उन्होंने बताए थे 4। पहला, जनता राजनीतिक रूप से संगठित हो। दूसरा, निश्चित भूमि हो। तीसरा, उस निश्चित भूमि पर सरकार हो जिसके स्थायी होने के लक्षण दिखाई पड़ते हों। और चौथी बात, ऐसा राज्य स्वतंत्र व सार्वभौमिक हो। लाटरपेट है जो उसका मत है वो इतना उचित प्रतीत भी नहीं होता है, क्योंकि व्यवहार में राज्य इस प्रकार का कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते हैं।
अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी नए राज्य को अधिकार नहीं है कि स्थापित राज्य उसे मान्यता अवश्य प्रदान करें। केल्सन इस मत के समर्थक हैं। मान्यता प्रदान करने का कार्य स्थापित राज्यों की एक तरह से देखा जाए तो स्वेच्छा पर निर्भर है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मान्यता प्रदान करने का कार्य स्थापित राज्यों की स्वेच्छा पर निर्भर है। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्यों की मान्यता का जो विषय है वो होता है पूरा, और इसके बाद में जो अन्य विषय हैं उनको पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।